हाय फ्रेंड्स, हेलो टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं अलका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने परिवार में जिसका नाम है धाकड़ जैस। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की जो थ्योरी है वो पढ़ेंगे कि एग्जाम में इसमें से कहाँ से जो पॉइंट्स पूछे जाते हैं, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, सिर्फ वो ही पॉइंट्स पढ़ेंगे क्योंकि जो कि एग्जाम हमारा बहुत पास है तो हमें फटाफट इसको कवर करना है। तो सबसे पहले देखिए, जो पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक थ्योरी दी थी। इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया, 4 अवस्थाएं बताई गई है इसकी बेसिकली। सबसे पहले आती है हमारी समृद्धि पेशी अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एंड लास्ट आती है हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो उससे पहले कुछ इसके एक दो चीजें हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए जाते हैं मानसिक संरचना। तो मानसिक संरचना क्या होती है? जो हमारी क्षमता होती है ना, जितना हमारी कैपेबिलिटी होती है, जितनी हमारी एबिलिटी होती है, उसको क्या कहा जाता है? मानसिक संरचना कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है मानसिक संक्रिया। देखो, संक्रिया मानी कुछ करना, मतलब कुछ सोचना, जितना हम चिंतन कर सकते हैं। तो चिंतन किस में आता है? फिर हमारा मानसिक संक्रिया में आता है। लास्ट में आता है स्कीमा। तो स्कीमा काफी इंपॉर्टेंट है पियाजे की थ्योरी में। तो स्कीमा क्या होता है हमारा? तो स्कीमा है कि जो व्यवहार है और जो मानसिक संक्रियाओं का संगठन होता है उसको क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या है? मानसिक संरचना आई, सेकंड नंबर पे मानसिक संक्रिया आई, और फिर लास्ट में क्या बन गया? हमारा स्कीमा बन गया। तो मानसिक संरचना क्षमता होती है, मानसिक संक्रिया चिंतन है, और स्कीमा क्या होता है? जो व्यवहार है ना हमारा, तो व्यवहार के मानसिक संक्रियाओं का संगठन होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि मानसिक क्षमता के आधार पर चिंतन करना, फिर उसके अनुसार व्यवहार करना। ठीक है, ये पॉइंट है। एंड लास्ट इसमें जो पॉइंट है वो हमारा अनुकूलन। अनुकूलन भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इसकी। तो अनुकूलन ही क्या है? संज्ञानात्मक विकास है। और पियाजे की थ्योरी का नाम क्या है? संज्ञानात्मक विकास के नाम से जाना जाता है। पियाजे की एक और थ्योरी है, उसका नाम है नैतिक विकास। आने वाली वीडियो में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, इसका एक मैप सा बनाया मैंने आप लोगों के लिए। आप इसमें समझने की कोशिश करें कि सबसे पहले क्या होता है? अनुकूलन होता है। देखिए, कोई भी बच्चा है वो क्या करता है? जिस क्लाइमेट में वो रहता है, जैसे एटमोस्फेयर में वो रहता है, वो उस अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग ढाल लेता है, उसी में अपने आप को समायोजित कर लेता है। तो ये क्या होता है? हमारा अनुकूलन होता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि बच्चा जिस वातावरण में रह रहा है उस अपने आप को उसमें ढाल लेता है। तो ये कौन से थ्योरी के तहत होता है? तो पियाजे की थ्योरी है ये। और कौन से पॉइंट होता है? अनुकूलन के तहत होता है ये। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आप देखोगे तो इधर आ जाता है आत्मसात्करण। अब इसमें क्या आता है कि जो उसकी प्रीवियस नॉलेज होती है ना, उसको जो नई नॉलेज, कोई भी नई नॉलेज आ गई तो अपनी प्रीवियस नॉलेज से उसको रिलेट करता है। ये उसका होता है आत्मसात्करण। यानी जैसे पहले मान लो कोई हमने प्रॉब्लम उसको सोल्व करने के लिए दी, तो पहले उसने कुछ और टाइप से सोल्व की थी, अभी कुछ सेम वैसी सिचुएशन और आ गई, तो वो उस जो पुराने स्कीमा यूज किए थे उसमें अपनी जो नई नॉलेज है उसको ऐड करके उसको सोल्व करता है। तो ये किस में आ जाता है? हमारा आत्मसात्करण में आ जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा साम्य धारण। तो देखिए, ये बैलेंस इन एसिमुलेशन एंड अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या पढ़ा है? ये इधर है। देखिए, ये पढ़ेंगे हम समायोजन। चेंज इन द स्कीमास, नॉलेज। जो नॉलेज में या जो स्कीमास में चेंज होता है वो किस में आ जाता है? हमारा समायोजन में आ जाता है। और फिर लास्ट में हमारा साम्य धारण बनता है, इक्विलिब्रियम। ये क्या बन जाता है कि जो बैलेंस होता है, किसमें? एसिमुलेशन में और किसमें? समायोजन में। इन दोनों जब ये मिलते हैं और जो बैलेंस होता है हमारा, वो क्या कहलाता है? साम्य धारण कहलाता है। अब जो आगे पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज ध्यान से देखना है इसको। देखिए, जो पहली अवस्था होती है हमारी होती है सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, और संवेदी ज्ञानक अवस्था बोला जाता है इसको। जन्म से लेके 2 साल तक की अवस्था होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन कितने साल तक रहती है? 0 से 2 इयर्स तक रहती है। संवेदी गामक अवस्था रहती है, सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। देखिए, इस एज में बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे बेसिकली जो उसकी ज्ञानेंद्रियां और जो कर्मेंद्रियां होती हैं उसको बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। आपने ये एग्जाम्पल भी एक देखा होगा कि बच्चा चद्दर पे बैठा है और उसको चद्दर पे कोई खिलौना पकड़ पड़ा है, तो उसको उठाने के लिए क्या करेगा? तो वो क्या करता है? उस चद्दर को ही खींच लेता है। तो क्या कर रहा है वो? अपनी जो उसकी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो कर्मेंद्रियां हैं, उनका यूज कर रहा है वो उसके अंदर। और जो उसकी बुद्धि होती है ना बच्चे की इस एज में, वो उसके कार्यों से व्यक्त होती है। ठीक है, मूल प्रवृत्तियां जो उसके अंदर मूल प्रवृत्ति जो जन्म से होती है, जैसे चूसना है। आपने देखा होगा अनुकरण, मॉडलिंग करते हैं, बिल्कुल कॉपी मारता है बच्चा। आपने देखा होगा बच्चे बिल्कुल कॉपी करते हैं, जैसा हम करते हैं वैसे बच्चे करते हैं। तो ये 0 से 2 ईयर तक की एज में पाया जाता है। फिर आता है ऐच्छिक क्रियाओं की दोहराना।
जैसे बच्चे को जो अच्छा लगता है, उसको चूसना अच्छा लगता है, तो बार बार अपनी फिंगर लेके कहाँ डालेगा, माउथ में डालता है। तो ये क्या कर रहा है इसमें बच्चा, जो उसकी ऐच्छिक क्रियाएं है ना, जिसको करने में उसे बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है, उनको वो बार बार दोहराता है। आपने ये भी नोटिस किया कि हम बच्चे को बोलते बेटा ये नहीं करना, लेकिन बच्चा फिर वही करता है क्योंकि उसको अच्छा लगता है। वस्तु स्थायित्व, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत रिपोर्टेड पॉइंट है ये, कि वस्तु स्थायित्व बच्चा कौन सी अवस्था में प्रदर्शित करता है। तो जो हमारी संवेदी गामक अवस्था होती है, कितनी 0 से जो 2 इयर्स तक की जो हमारी एज होती है, संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, उसमें बच्चा किसको दिखाता है, वस्तु स्थायित्व को दिखाता है। तो ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि वस्तु स्थायित्व किसमें आता है, हमारा संवेदी गामक अवस्था में आता है। मूल प्रवृत्ति किसमें आती है, हमारी संवेदी गामक अवस्था में आती है। और जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, और जो कर्मेंद्रियां हैं, उनका सबसे अधिक प्रयोग किसमें करता है बच्चा, तो संवेदी गामक अवस्था में करता है। जो ऐच्छिक क्रियाएं है उसको बच्चा किसमें दोहराता है, तो संवेदी गामक अवस्था में कहता है। तो ये हमारी पहली अवस्था थी। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट और सेकंड अवस्था आती है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी आती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अभी देखो इसको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। इसकी जो पहली अवस्था आती है वो होती है हमारी पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था। कौन सी होती है, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था होती है, 2 से 4 इयर्स तक होती है। अभी देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें बच्चे में खोज की अवस्था पाई जाती है। बच्चे क्या करते हैं कि देखते रहते हैं, चीजों को देख के क्यूरियोसिटी आती है और क्यूरियोसिटी से वो खोज करते हैं। तो देखिए सेकंड पॉइंट ये आ गया ना, फिर उसमें क्या आएगी, जिज्ञासा आती है। पर्सन की अवस्था, बच्चे बहुत पूछते हैं। आपने देखा होगा जो 3 साल के भी बच्चे होते हैं ना, वो इतने क्वेश्चंस करते हैं, अच्छा मम्मा ये क्या है, तो क्या है, उनमें क्यूरियोसिटी आ रही है, उनकी क्वेश्चनिंग स्टेज है, खोज की अवस्था है ये। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आत्म केंद्रितता। ये दोनों पॉइंट बहुत रिपीटेड है। आत्म केंद्रितता क्या होती है, बच्चे अपने आप को ही बहुत कुछ समझते हैं कि हाँ जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मतलब सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं बच्चे बहुत ज्यादा। तो काफी बार पूछा जा चुका है कि आत्म केंद्रितता की अवस्था कौन सी है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। अगर फर्दर इससे भी डिवाइड करके पूछे तो किसमें आता है, ये पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था में आता है। और जीववाद क्या होता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीवात क्या होता है कि बच्चे जितनी भी जो निर्जीव चीज है ना, उसको भी सजीव चीज समझते हैं। उसके टॉयज रहते हैं ना, तो टॉयज को वो है ना बिल्कुल ऐसे एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करता है उसको। अच्छा मेरे होल्स की आपने पिटाई क्यों की, वो लोला है, ऐसे बोलते हैं। तो क्या है कि उसमें बच्चा जीववाद आ जाता है, वो निर्जीव चीज को भी सजीव ही समझता है। तो ये 2 पॉइंट बहुत ध्यान रखने हैं आपको, कि पर्सन की अवस्था, जिज्ञासा की अवस्था और खोज की अवस्था आती है। साथ ही साथ में आत्म केंद्रित होती है, सेल्फ सेंटर्ड रहता है बच्चा, और जीववाद। ठीक है, अभी नेक्स्ट से चलती है इसी की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसी में जो दूसरी अवस्था आती होती है अंतःदृष्टि अवस्था। कौन सी होती है, अंतःदृष्टि अवस्था। और ये क्या होती है, 4 to 7 इयर्स तक होती है, 4 से 7 साल तक होती है। इसमें देखिए अपरिपक्व चिंतन, बच्चे सोचते तो है, चिंतन तो करते हैं, बट उनका जो चिंतन होता है मैच्योर नहीं होता, उनको पूरी चीजों का पता नहीं चल पाता। इसमें वीक ईंधन का अभाव, इसमें देखिए बच्चा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता, डिवाइड नहीं कर पाता, बच्चा विकेंद्रित नहीं कर पाता चीजों को, ये होते हैं इसमें। और ये संरक्षण का ज्ञान नहीं, संरक्षण का ज्ञान नहीं होता, और रिवर्सिबिलिटी, चीजों को रिवर्स नहीं कर सकता बच्चा, पलटन का ज्ञान नहीं। देखिए ये दोनों पॉइंट बहुत रिपीटेड रह चुके हैं, संरक्षण का ज्ञान और पलटन का ज्ञान। तो कौन सी अवस्था में नहीं होता है ये बच्चे को, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और फर्दर डिवाइड करते हैं तो किसमें नहीं होता है, हमारे अंतःदृष्टि अवस्था में होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी चलते हैं हमारी तीसरी अवस्था में, और तीसरी अवस्था होती है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ये। और जो एज ग्रुप है इसमें क्या होता है, 7 to 11 इयर्स होता है, 7 to 11 इयर्स होता है। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो देखिए इसमें बच्चे में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। इससे पहले वाले में बच्चा चिंतन करता था, बट इनमेच्योर चिंतन था, उसका चिंतन था वो मैच्योर नहीं था। इसमें बच्चे का मैच्योर हो जाता है, वो रीजन देने लग जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाई द सन इज शाइनिंग, सन क्यों शाइन कर रहा है, सन ऑलवेज ईस्ट में क्यों होता है। मतलब थोड़े थोड़े उसमें थोड़े थोड़े आ जाते हैं, नॉट प्रॉपर तरीके से नहीं आते इतनी ज्यादा, लेकिन फिर भी वो रीजन के साथ में चिंतन करने लग जाता है। विकेंद्रण का ज्ञान होता है, चीजों को विकेंद्रित कर सकता है। संबंध का ज्ञान हो जाता है, संरक्षण का ज्ञान हो जाता है, पलटन का ज्ञान होता है, वर्गीकरण का, चीजों को डिवाइड कर सकता है, वो क्रमबद्ध एक सीक्वेंस में रख सकता है चीजों को, और अंश और पूर्ण का ज्ञान हो जाता है। तो ये किसमें, इसमें ये बहुत रिपीटेड रह चुका है कि जो तार्किक चिंतन बच्चे का कब प्रारंभ होता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक चिंतन हमारा प्रारंभ होता है। नेक्स्ट लास्ट जो स्टेज है वो इसकी आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 11 वर्ष से लेकर लाइफ टाइम चलती रहती है, मतलब 11 वर्ष से लेकर वयस्क अवस्था तक चलती रहती है ये। इसमें बच्चे में अमूर्त चिंतन आ जाता है, बच्चे में तार्किक चिंतन आ जाता है, बच्चे में इतनी एबिलिटी आ जाती है कि आप उसको कोई प्रॉब्लम दे दोगे ना,
तो बहुत अच्छे से वो उसको सोल्व कर पाता है, बहुत अच्छे से, विद रीजन एवरीथिंग के साथ में। तो प्रॉब्लम सोल्विंग आ जाती है, वस्तुनिष्ठता आ जाती है, बच्चे में मौलिकता आ जाती है, बच्चे में वास्तविकता आ जाती है, फ्लेक्सिबल, ये देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे में क्या होता है, उसका जो चिंतन होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, एबिलिटी टू सोल्व द प्रॉब्लम्स बाय यूज एनी वे ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने चार अवस्थाएं पढ़ी, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। चार अवस्थाएं पढ़ी, सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी, तो सबसे पहले हमने पढ़ी सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदीय पेशी अवस्था, 0 से 2 ईयर के एज ग्रुप के बीच में होती है वो। ठीक है, और इसमें बच्चे में क्या पाया जाता है, बेसिकली बच्चा क्या करता है, बुद्धि होती है और उसकी कार्यों से व्यक्त होती है, ज्ञानेंद्रिय और जो कर्मेंद्रिय होती है उसका सबसे अधिक से अधिक प्रयोग करता है बच्चे, जो उसकी मूल प्रवृत्तियां होती है उसमें वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। बच्चा जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है जिसको उसको करने में इंटरेस्ट आता है उसको बार बार क्या करता है, रिपीट करता है, बच्चा इसमें अनुकरण करता है, यानी हम जैसा करते हैं हमें कॉपी करने की कोशिश करता है। तो ये हमारी कौन सी सेंसरी मोटर स्टेज। सेकंड हमने पढ़ी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अब ये होती है हमारी 2 से लेकर 7 साल तक होती है, कितने से लेकर 2 से 7 ईयर्स तक होती है। अभी देखो इसको फर्दर डिवाइड किया गया है दो में, एक तो इसमें पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था होती है और एक होती है हमारी अंतःदर्शी अवस्था। जो पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था होती है वो 2 से 4 इयर्स तक होती है। इसमें देखो इसमें क्या होता है, बच्चे में बच्चा बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग करता है, ठीक है, बच्चे में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी आ जाती है, बच्चे में खोज की अवस्था आ जाती है, और साथ ही साथ में बच्चे में जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो हमारी आती है, बच्चे में आत्म केंद्रितता आ जाती है, और जीववाद, जीववाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या क्या बच्चे में जीववाद आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जीववाद क्या बताया था हमने, जीववाद क्या होता है, जीवाद होता है हमारा मतलब जो निर्जीव चीज होती है उसको भी बच्चा सजीव समझता है। फिर नेक्स्ट स्टेज कौन सी आती है, अंतःदृष्टि अवस्था थी, तो 4 से 7 इयर्स के एज ग्रुप में होता है, और इसमें क्या था, जो बच्चे का चिंतन होता है ना इमेच्योर चिंतन रहता है, बच्चा संरक्षण नहीं कर पाता, बच्चा विकेंद्रण नहीं कर पाता है। ठीक है, एंड थर्ड क्या थी हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और मूर्त संक्रियात्मक क्या हुआ कि बच्चा चिंतन तो कर पाता है लेकिन क्या है, थोड़े थोड़े लॉजिक्स के साथ में तार्किक चिंतन हो जाता है, उसमें थोड़े वो लॉजिक्स यूज करता है, उसमें विकेंद्रण भी हो जाता है, संरक्षण भी हो जाता है, और पलटन का भी ज्ञान हो जाता है, उसे वर्गीकरण का भी पता चल जाता है, क्रमबद्धता और अंश और पूर्ण का भी ज्ञान हो जाता है। एंड लास्ट स्टेज कौन सी थी हमारी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो 11 साल से फर्दर जब मैच्योरेशन पीरियड आता है वो तब तक चलती ही रहती है, और इसमें अमूर्त चिंतन होता है, मतलब बच्चे में क्या होता है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है ना वो बहुत अच्छे से आ जाती है, विद रीजंस विद लॉजिक्स आई कैन सोल्व प्रॉब्लम्स, बहुत इफेक्टिवली से जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सोल्व कर पाते हैं। बच्चे में वस्तुनिष्ठता आ जाती है, बच्चे में मौलिकता आ जाती है, वास्तविकता आ जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है, जो उसकी सोच होती है वो फ्लेक्सिबल बहुत इफेक्टिव हो जाती है, और क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सोल्व कर पाता है। तो आई होप ये एक छोटी सी कोशिश की थी आप लोगों के साथ के लिए, तो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज 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 जाते वक्त वीडियो को लाइक करते जाना, वीडियो को शेयर करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ।